दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस के सामने दुनिया के गरीब मुल्कों की क्या है चुनौती। जिस कोविड-19 के सामने दुनिया के अमीर और सुविधा संपन्न मुल्क हुए लाचार, उसका कितना मुकाबला कर पाएंगे गरीबी और जंग का सामना कर रहे देश। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। कवर स्टोरी में युद्ध प्रभावित देशों की चुनौती की होगी चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना से संक्रमण के मामले 31,000 के पार, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 24.5%। 7,500 से ज्यादा लोगों ने दी बीमारी को मात। दुनिया भर में कोविड-19 के 31 लाख से ज्यादा केस और 2,18,000 से ज्यादा की मौत। अकेले अमेरिका में कोरोना से 10 लाख के पार हुई संक्रमितों की तादाद। 58,000 से ज्यादा ने गंवाई जान। वहीं वायरस संक्रमण से ठीक होकर काम पर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने पिता। Such a sad news for the whole world. मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन। वर्सोवा के कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्दे खाक। देश विदेश में शोक की लहर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया भर के तमाम अमीर और सुविधा संपन्न देश कोरोना वायरस के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। कहीं स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है तो कहीं अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। इन हालात में यमन, सीरिया, सूडान और फलस्तीनी क्षेत्र जैसे गरीब और युद्ध प्रभावित मुल्कों के सामने खतरा कितना बड़ा है, कवर स्टोरी में आज इसी पर बात। कवर स्टोरी से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोरोना वायरस की ताज़ा स्थिति पर। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 31,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,897 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 1,008 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को कुछ शर्तों के साथ लौटने की इजाजत दे दी है। और अगर अमेरिका की बात करें तो वहां कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। ये दुनिया में कुल संक्रमण का 1/3 हिस्सा है। अमेरिका में 58,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश के अधिकांश इलाकों में लॉकडाउन है। कम से कम 15 मई तक लोगों को घरों में ही रहना होगा। 2,60,00,000 लोग नौकरियां गंवा चुके हैं और पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ गई है। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेताया है कि इस साल संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ये धरती से खत्म होने वाला नहीं है। यानी जब मौसम बदलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये वायरस नहीं लौटेगा। हो सकता है कि ये कभी जाए ही ना। अमेरिका के साथ साथ कोरोना वायरस का ज्यादा असर यूरोप और चीन में भी देखा जा रहा है, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर मानी जाती हैं। विकासशील और गरीब देश अभी तक वायरस से कम ही प्रभावित हुए हैं, मगर खतरा टला नहीं है। उन देशों में तो खतरा और भी ज्यादा है जो युद्ध की चपेट में है। कैसे, बता रहे हैं बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता जेरेमी बोवेल। इन क्वारंटीन सेंटरों में तुर्की से अपने मुल्क लौट रहे सीरियाई नागरिकों को 14 दिनों तक रखा जा रहा है। ये इदलिब है, सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे वाला इकलौता प्रांत। यहां युद्ध के कारण करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। जब आप साफ पानी के बिना तंबुओं में रह रहे हों तो हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं रह जाते। जना को कोरोना वायरस के बारे में सब पता है, मगर वो ये भी जानती है कि यहाँ अचानक मौत भी आ सकती है। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसने बम और तोप के गोले देखकर ही बिताया है। जना को वायरस से ज्यादा डर केमिकल वेपन से लगता है, फिर भी वो सहमी हुई है। हाँ, मैं डरी हुई हूँ क्योंकि ये तेजी से फैलेगा। खाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। 300 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट हैं। अगर किसी को कोरोना हुआ तो एक दिन में ही पूरा कैंप इसकी चपेट में होगा। महामारी से पहले ही यमन दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकट से जूझ रहा है। पूरे मध्य पूर्व की लगभग 60% आबादी
30 साल से कम उम्र की है। ये वायरस से लड़ने के लिए अच्छा संकेत है, मगर बीमारी, गरीबी, कुपोषण और युद्ध के आगे ये बात भी बेअसर साबित हो रही है। 34 संवेदनशील देशों में काम करने वाला अमेरिकी सहायता संगठन इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी खतरे की आहट सुन रहा है। हमें लगता है कि इन 34 देशों में 50 करोड़ से 1 अरब लोग संक्रमित हो सकते हैं और 15 से 30 लाख लोगों की मौत हो सकती है। आप पूरे यकीन के साथ ये आंकड़े कैसे दे सकते हैं? दक्षिण सूडान में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं। उत्तर पूर्व सीरिया में सरकार ने पिछले 6 महीने में 85 स्वास्थ्य केंद्रों को बम से उड़ा दिया है। मैं तो फिर भी कम करके ही आंक रहा हूँ। अफगानिस्तान में डॉक्टर नियामतुल्लाह शहजाद युद्ध में घायल हुए लोगों का इलाज करते हैं, मगर इन दिनों वो नए मोर्चे पर डटे हैं। हम युद्ध में डटे सिपाहियों और योद्धाओं की तरह हैं जिन्होंने पहली कतार में मोर्चा संभाला हुआ है, वो भी बिना हथियारों के। हमारे पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त पीपीई किट्स भी नहीं हैं। चुनौती बड़ी है। जो अमीर देश इनकी मदद कर सकते हैं वो खुद ही इन दिनों संकट में हैं, वो भी तब जब उनके पास अस्पतालों और वेंटिलेटरों की संख्या बाकी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा है। जब कोरोना वायरस ने इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्र में दस्तक दी थी तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बात के लिए दोनों की तारीफ की थी कि ये मिलजुल कर इस बीमारी का सामना प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसराइल में कोरोना से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वायरस की वजह से इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्र के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सुबह होते ही यहाँ निगरानी शुरू हो जाती है। फलस्तीनी सुरक्षाकर्मी यहाँ कामगारों को इसराइल जाने से रोक रहे हैं। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये मुश्किल वक्त है। हम ये सब अपनी माँओं, बीवियों और बच्चों को बचाने के वास्ते कर रहे हैं। हमें इस वायरस को फैलने से रोकना है। इन लोगों का कहना है कि ये कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि इनमें से कुछ के पास इजरायली वर्क परमिट है। अधिकारियों ने उनका सामान अपने पास रख लिया और कहा कि वो बाद में उन्हें यहाँ से ले सकते हैं। फिर वो 3 और लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इसके आगे का रास्ता इसराइल के अंडर आता है। ये कामगार वेस्ट बैंक की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच हुई डील के तहत हजारों कामगारों को इसराइल जाने की इजाज़त दी गई। लॉकडाउन की वजह से उन्हें इसराइल में ही रुकना पड़ा। इसराइल की इस फैक्ट्री में ये मजदूर टेंट में सोने को मजबूर हैं। वो रमज़ान के दौरान भी यहीं रुकेंगे क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जो बचानी है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और अपने शहर को महफूज रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं रह रहा हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। खुदा हमें सलामत रखे। लेकिन ये मजदूर भी राजनीति की चपेट में आ गए हैं। वेस्ट बैंक के ज्यादातर कोरोना केस उन लोगों से फैले जो इसराइल से लौटे हैं। फलस्तीनी अधिकारी इसराइल की इसके लिए तीखी आलोचना करते हैं, लेकिन इसराइल आरोप नकारता है। वरिष्ठ फलस्तीनी अधिकारी ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करने का और भड़काने का काम कर रहे हैं। ये वायरस हम सब का दुश्मन है। हमें मिलजुल कर इसका सामना करना है। कुछ फलस्तीनी तो इसराइल में ही रुके हुए हैं, लेकिन कई रमज़ान मनाने अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ उनकी कोरोना वायरस को लेकर जांच हो रही है। जाहिद को बुखार है, इसलिए उनका टेस्ट किया जा रहा है। वो संक्रमण को लेकर फिक्रमंद हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं क्या करूं? मुझे काम करके ही पैसा कमाना होगा। 10 लोगों का परिवार उन पर निर्भर है, लेकिन उन्हें 2 हफ्तों के लिए आइसोलेट रहने को कहा गया है। कोरोना के कहर के बावजूद ये लोग जान जोखिम में डालकर काम के लिए इसराइल जाने को तैयार हैं। ये बताता है कि यहाँ लोग किस कदर इसराइल पर निर्भर हैं। मतभेद के बावजूद दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत है। ब्रेक के बाद देखिए कहां पानी की कमी ने बढ़ा दिया है कोरोना का खतरा, और कोरोना से पति को खोने के बाद किन हालातों में जी रहा है एक बांग्लादेशी परिवार। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। 2018 के नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में लगभग 40% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता। बीबीसी संवाददाता अनघा पाठक महाराष्ट्र के नासिक जिले में आदिवासी गांव में गई और जानना चाहा कि स्वच्छ पानी की कमी के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के इस मुश्किल दौर को वहां के ग्रामीण कैसे झेल रहे हैं। आम्हाला शक्य नहीं, कारण की हमें सुबह 2-3 बजे उठकर पानी लेने जाना पड़ता है। पीने और नहाने के लिए भी पानी नहीं है तो हाथ कैसे धोएं? हात धुण्यासाठी पाणी कुठून भेटेल आम्हाला? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से बचने के लिए हर रोज साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। लेकिन जहां पीने तक के लिए भी पानी ना हो वहां बार बार हाथ लोग कैसे धोएं? आता पाणी कुठलं येतं कुठलं? हमें नहीं पता कि सरकार हमें कैसा पानी दे रही है। ये प्रदूषित पानी हमें बीमार कर रहा है। हमें बुखार, खांसी और अन्य बीमारियां हो रही हैं। कोरोना के भी तो यही लक्षण हैं। वो लोग हमें एम्बुलेंस में भरकर जांच कराने के लिए ले जाते हैं, जबकि हम केवल पानी के कारण बीमार पड़ते हैं। आम्हाला आता पाण्यामुळे तो प्रॉब्लेम हो राहिला, आम्हाला कोरोना झालेला नहीं। भारत में करीब 40% घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। मुंबई से 170 किलोमीटर दूर बरडेचीवाड़ी एक आदिवासी गांव है। जहां भारत में कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है, वहीं इन लोगों के पास हाथ धोने तक के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। और ये तो बस एक उदाहरण है। भारत में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पानी की किल्लत है। मेरी शादी को 50 साल हो गए, लेकिन तब से अब तक पानी की वही हालत है। हमें कभी पर्याप्त पानी नहीं मिला, कुओं में भी पानी नहीं रहा। हर रोज लोग मर रहे हैं, हमें बहुत डर लगता है। यहाँ की महिलाएं हर दिन नंगे पांव पैदल ही रात के 2 बजे से कुएं से पानी लाने में जुट जाती हैं। इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव है। सरकार की तरफ से इस गांव को हर दिन टैंकर से 4000 लीटर पानी दिया जाता है। उस हिसाब से हर एक ग्रामीण को 24 घंटे में 6 लीटर पानी मिलना चाहिए। टीव्हीवर आम्हाला दाखवू राहिले का नाही? टीवी पर वो कहते हैं कि समय समय पर हाथ धोने चाहिए, लेकिन इतना पानी कहाँ से लाएं? अगर इतनी बार हाथ धोने लगे तो पीने के लिए पानी कम पड़ जाएगा। हम कोरोना वायरस से मरे या ना मरे, लेकिन ये पानी हमें जरूर मार देगा। पण कोरोनापेक्षा आधी आम्ही पाण्यामुळे जाऊ नये। स्कॉटलैंड में नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद से आकर बसे एक बांग्लादेशी परिवार पर कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा है। पत्नी और बेटी के बांग्लादेश के आने में चंद हफ्तों के अंदर ही एडिनबरा में रहने वाले मोफिजुल इस्लाम की कोरोना से मौत हो गई। बीबीसी संवाददाता डेविड कोविन बता रहे हैं किन मुश्किलों का सामना कर रहा है ये परिवार। अफरोजा इस्लाम अपने 2 बच्चों के साथ बेगाने मुल्क में अकेली रह गई हैं। मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे लिए फरिश्ते जैसे थे। मैं नहीं बता सकती कि कैसा महसूस कर रही हूँ। बांग्लादेश में गरीबी का दौर पीछे छोड़ इस परिवार ने ब्रिटेन में नया जीवन शुरू करने का ख्वाब संजोया था। मोफिजुल अपने बेटे के साथ पिछले साल यहाँ आए थे, जबकि पत्नी मार्च में बेटियों के साथ यहाँ पहुंची थी। मोफिजुल के गुजर जाने के पहले वे 1 महीने तक ही साथ रह पाए। अफसोस कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। ये बहुत अच्छा देश है। हमने अपने परिवार के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखा था। हम यहाँ एक साथ एक परिवार बनकर रहने वाले थे, मगर वो अचानक चले गए। बता नहीं सकती कि कैसा लग रहा है। परिवार को लगता है कि मोफिजुल पिज्जा आउटलेट में काम करने के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए होंगे। उनकी मौत का परिवार के लिए मतलब है ब्रिटेन में अनिश्चितता भरा भविष्य। अफरोजा को डायबिटीज है और वो बेरोजगार भी हैं। एडिनबरा का बांग्लादेशी समुदाय उनकी मदद कर रहा है। मोफिजुल के दोस्त रहे एक दुकानदार ने ही उन्हें दफनाने में मदद की और अब परिवार की आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। वे हालात के आगे बेबस हैं। ना उनके पास दस्तावेज है, ना बैंक खाता, कुछ भी नहीं है। जिस देश में उनके पति दफन हैं, अफरोजा इस्लाम उसे छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें उम्मीद है कि अपने बच्चों को स्कॉटलैंड में पढ़ाने का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो जरूर पूरा होगा। इस महामारी ने दुनिया भर में न जाने कितने ही परिवारों के सपनों को इसी तरह से चकनाचूर किया है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मशहूर अभिनेता इरफान खान को कैसे याद कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं इदित मेहरा। इरफान खान, एक नाम जो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी जाना पहचाना था। अभिनेता इरफान खान ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दोपहर बाद मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कोरोना संकट की वजह से केवल उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही वहां मौजूद थे। मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इरफान के यूं चले जाने से फिल्म जगत के लोग और उनके करोड़ों प्रशंसक दुखी हैं। सरहद पार पाकिस्तान में लोगों ने इस बेमिसाल अभिनेता को याद किया। बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी और फाकिर मुनीर ने कुछ लोगों से बात की। इरफान साहब जैसे लोग, they just become a part of your life. They become a part of your story in telling the stories that you connect with deeply. इरफान खान तो उन चंद पायनियर्स में से थे जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग को रेवोल्यूशनाइज किया और रियलिज्म को इंट्रोड्यूस कराने वाले इब्तदाई लोगों में से थे। फिल्म थी उनकी विशाल भारद्वाज की मकबूल के नाम से, जिसमें वो थे तब्बू के साथ। एंड आई थिंक उसमें जो उनकी एक्टिंग थी वाज जस्ट अमेजिंग। मैंने कुछ दिनों पहले ही वो फिल्म ख़त्म की थी और इट फील्स रियली स्ट्रेंज टू सी कि अब वो नहीं होंगे और अब हम उनको नहीं देख सकेंगे फिर से स्क्रीन पर। वो एक कन्वेंशनल एक्टर नहीं थे, उन्होंने हमेशा वो रोल्स किए जो कि कन्वेंशनल नहीं थे और इस वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया के कितने इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कि वो लुक अप टू हिम और वो चाहेंगे कि किसी एक दिन वो ऐसा मुकाम पाएँ जो कि इरफान ने सिनेमा के वर्ल्ड में पाया। मैंने हमेशा उनमें से इंस्पिरेशन ली कि यार एक इंसान जिसने इतने छोटे से रोल से आगाज़ किया अपने करियर का और हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में की, जो उसने हमेशा ये कोशिश की कि उनके पाँव जो हैं वो ज़मीन के साथ लगे रहें। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। Such a sad news for the whole world. तो शोक में है मनोरंजन जगत। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।